कल आप लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 52 से 61 तक प्रेसिडेंट का आर्टिकल से अनुच्छेद है। तो सारा आर्टिकल तो हो गया था, और भी बहुत कुछ आर्टिकल है जो ही बताएंगे। और ट्रिक भी आपने देखा था कि कैसे याद करें सारा आर्टिकल्स को। इम्पीचमेंट कितना में था? तो 61 में था, 61 में था। तो अब देखिए कि इम्पीचमेंट का ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्या होता है ये। ओके, इम्पीचमेंट 61 में है। तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 वर्ष होता है, 5 ईयर होता है। अब ये 5 साल से पहले हमको प्रेसिडेंट को हटाना है, तो कैसे हटाया जाए? अब प्रेसिडेंट दाल भात तो है नहीं कि बोल दिया हट गया, कोई तो प्रोसेस होगा उनको हटाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट में, संसद में, पार्लियामेंट या संसद में दोनों एक ही है। 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक सदन में, या तो लोकसभा से हम ले लेते हैं, तो लोकसभा में अगर 1/4 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास होता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है 14 दिन पहले, ये जब प्रेसिडेंट के पास पहुंचा तो ये नोटिस होता है। अगर हम प्रेसिडेंट को हटाना चाह रहे हैं तो 14 दिन के पूर्व इसे एक नोटिस भेजना अनिवार्य है। बिना नोटिस भेजे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इनको हम नोटिस भेजें, फिर जो 1/4 मेंबर जो रिजोल्यूशन पास करेगा, ये फिर नेक्स्ट सदन में भेजेगा कितने मेंबर से? 2/3 मेंबर से। ठीक है, 2/3 मेंबर से अगले सदन में भेजा। फिर यहाँ पे क्या होगा? इंक्वायरी कमेटी बैठाया जाएगा, फिर जांच होगा कि जिस बेसिस पे हम प्रेसिडेंट को हटाने का बात हो रहा है यहाँ पे सदन में, वो क्या सही है कि गलत है। अगर इंक्वायरी कमेटी बैठा और अगर वो जो है प्रेसिडेंट पे जो आरोप लगा हुआ है या पे कोई भी कारण हो सकता है उनको हटाने के लिए, वो अगर सिद्ध हो जाता है, तो 2/3 मेंबर राज्यसभा का पास कर देगा। जब राज्यसभा 2/3 मेंबर पास करेगा तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा दोस्त। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट हट जाएगा 5 साल से पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका पावर क्या क्या है। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पहला हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, तो इसे हम नॉमिनल हेड भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट को हम लोग नॉमिनल हेड भी बोलते हैं, वास्तविक हेड। ठीक है, वो किसका किसका अपॉइंटमेंट करता है तो देखते हैं। तो वो पीएम का अपॉइंट करता है, ओथ ऑफ पीएम। ओथ ऑफ पीएम बोले तो प्रधानमंत्री का शपथ भी दिलवाता है। ओथ का मतलब होता है शपथ। ठीक है, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री परिषद, तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उसका भी नॉमिनेशन कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन पीएम का मदद से, क्योंकि जितने भी और मिनिस्टर्स हैं उनका पीएम हेड होता है, इसलिए पीएम से सलाह लिया जाता है कि इसका नॉमिनेशन करवाना है। ठीक है, अब सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी नॉमिनेट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज जो होते हैं उनका भी नॉमिनेशन कौन करता है? तो हमारा प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का के जो सदस्य होते हैं उनका नॉमिनेशन
कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। CAG, कैग, ठीक है, भारत के महालेखा परीक्षक, इनका भी नॉमिनेशन कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। चेयरमैन ऑफ UPSC, संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं, उनका भी नॉमिनेशन कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन होता है, उनका भी नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करवाते हैं। गवर्नर, राज्यों के राज्यपाल का भी नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करवाते हैं। फाइनेंस कमीशन, इनका भी जो अध्यक्ष हैं, उनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। उसके बाद और एक बताया गया है पॉइंट कि वह कोई भी इंफॉर्मेशन जो चल रहा है वो PM से ले सकता है। PM से कोई भी तरह का बात है तो वो ले सकता है। दूसरा पावर क्या है? तो लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, ठीक है, विधायी शक्तियाँ। अब क्या है? पहला इसमें पॉइंट है कि वो डिसॉल्व लोकसभा को वो भंग कर सकता है, ठीक है। 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, और राज्यसभा का टोटल मेंबर कितना होता है? 245, ठीक है। तो 245 में 12 मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, और 2 मेंबर लोकसभा में। ये है, इसका टोटल मेंबर कितना होता है भाई? तो 545 मेंबर्स होता है, जिसमें से 2 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और जब राज्यसभा और लोकसभा का टॉपिक बताया जाएगा तो सारा कुछ इसमें जो बात है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी बस आप लोगों को प्रेसिडेंट का क्या काम है वो बताया गया है। अब तीसरा पॉइंट है मनी बिल। तो कोई भी मनी बिल अगर आए तो बिना प्रेसिडेंट के साइन से पास नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही कोई भी मनी बिल पास किया जाएगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल पावर क्या है? तो सालाना जो एनुअल बजट हम लोग का निकलता है, वो एनुअल बजट जो होता है, तो फाइनेंस कमीशन सारा कुछ प्रेसिडेंट से बात करेगा कि इस साल का एनुअल बजट ये है, ये खर्चा है, वो है, ठीक है। जिससे हम बोल सकते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है इसका, प्रेसिडेंट का। अब मिलिट्री पावर क्या होता है? ठीक है, ये पावर 1 है, लेजिस्लेटिव पावर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मिलिट्री पावर क्या होता है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस का नॉमिनेटेड, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, ऑफ एयर फोर्स स्टाफ्स का नॉमिनेट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। अब देखते हैं इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी हम लोग का आर्टिकल 352 में दिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है, ये हम लोग जानते ही हैं। 1962 में इंडिया चाइना का वार में, 1971 में पाकिस्तान और इंडिया का वार में, 1975 में हमारी इंदिरा गांधी लगाई थी, ठीक है। तो जब इमरजेंसी लगता है तो राष्ट्रपति का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है, वो सब कुछ डिसाइड करता है, ठीक है।
और बोला गया है कि ही डिक्लेयर्ड वार एंड पीस। युद्ध करना है या शांति बना के रखना है, इसका भी डिक्लेयर कौन करता है? तो हमारा प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है। और एक बात आप लोग जान लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करके आप लोग लिख लें। आर्टिकल 72 में जो फांसी का सज़ा होता है, फांसी की सज़ा माफ़ करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दिया गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा पावर है, फांसी का सज़ा माफ़ करने का पावर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।